क्या बताऊँ मैं मम्मी, जिसे देखो इस घर में बस पूजा पूजा करता रहता है। मैं भी हूँ इस घर में, लेकिन नहीं, परेशान हो गई हूँ मम्मी मैं। अरे क्यों परेशान होती है बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है। ऐसा मंत्र जानती हूँ कि अच्छे अच्छे ठीक हो जाए। तो तेरी जिठानी क्या चीज़ है? तो मंत्र मार ही दो मम्मी, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब तो मैं कुछ कर सकती हूँ मम्मा। तो एक काम कर, अब से तेरी जिठानी कुछ भी करे ना, तो बस उसकी तारीफ कर। नज़र से बड़ा कोई बाण नहीं होता बेटा। इतनी तारीफ कर उसकी कि उसे नज़र ही लग जाए। तेरे नज़र के बाण से ऐसे जल भुन जाएगी कि वो किसी काम की नहीं रहेगी। फिर देख कैसे हर जगह तू ही तू होगी। वाह मम्मी, यू आर ग्रेट, आई लव यू। सुषमा जी की 2 बहुएं थी, बड़ी बहू पूजा और छोटी कनिष्का। पूजा को सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से करने की आदत थी, जिस कारण सभी उसकी बड़ी तारीफ करते थे और ताना सुनना पड़ता था कनिष्का। आज मैं रोटियां बना देती हूँ भाभी। पर तुमसे बनेगी रोटियां? अरे बनाती रहूँगी तभी तो सीखूंगी ना भाभी। अच्छा बना, वैसे तुझसे कुछ खास उम्मीद तो है नहीं मुझे। कनिष्का रोटियां बनाना शुरू ही करती है कि पूजा बोल उठती है, हे भगवान, हट हट तू, छी छी छी, ऐसी रोटी तो कुत्ता भी ना खाए। तुझे रोटियां बनाना सीखना है ना तो अपने मायके जाकर सीख लेना, यहाँ तो कोई ऐसी रोटी नहीं खाने वाला। पूजा की बात कनिष्का के मन को लग जाती है और वो कहती है, अगर मैं कुछ करूं तो आप लोग उस पर 10-10 बुराइयां निकालना शुरू कर देते हैं, और फिर मैं कुछ ना करूं तो मुझे कामचोर बोल देते हैं। इतनी बुरी भी नहीं बनी है रोटी, आज तो रोटी मैं ही बनाऊंगी। कनिष्का रोटियां बनाकर एक तरफ रख देती है। पूजा सब्जी की तैयारी कर देती है और रात का खाना तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया जाता है। अरे पूजा बहू, तेरी उंगली में चोट लगी है क्या? सब्जी काटते वक्त लगता है भाभी की उंगली कट गई होगी मम्मी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सब्जी खराब बन गई है क्या? पर ऐसा कैसे हो गया? मेरा काम तो कभी खराब हो ही नहीं सकता। अरे वही ना बहू, तेरी रोटियां हमेशा हल्की और गोल गोल रहती है, और आज देखकर लग रहा है कि भारत का नक्शा ही बन गया है। क्योंकि रोटियां मैंने नहीं, कनिष्का ने बनाई है मम्मी जी। कितना ही मना किया मैंने उसे, पर वो है कि जिद पर आ बैठी थी। देखो बन गई रोटी, अब खुश हो गई ना तुम? तुम्हें कितनी बार मना किया है कनिष्का, किचन का काम तो मत ही किया करो। थका हारा ऑफिस से आया था, जो भूख थी वो भी इन रोटियों को देखकर खत्म हो गई। ये कहकर प्रेम वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। बेकार में बेचारे देवर जी का मूड खराब कर दिया तुमने। मम्मी जी आप रहने दीजिए, आप क्यों खाएंगी ये रोटियां? आपने कौन सा गुनाह किया है? इन रोटियों को मैं कुत्तों को दे दूंगी। मैं ना अभी जाकर आप सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाकर लाती हूँ। अगली सुबह कनिष्का रसोई में ना जाकर पूरे घर की सफाई करती है। आज तो पक्का सब खुश होंगे। तभी सुषमा वहाँ आती है। मेरी दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा, देखा है क्या बहू? ऐसी क्या सफाई की तूने कनिष्का कि मम्मी जी का प्रिस्क्रिप्शन ही खो गया? अब क्या होगा? तभी वहाँ प्रेम आता है और सोफे के नीचे झांकते हुए कहता है, ये है इनकी सफाई। बताओ भाभी, पूरी धूल मिट्टी जमी हुई है। अपनी सारी कोशिशों के बाद भी कनिष्का को अपने ससुराल में मिलते थे तो बस ताने, जिसे सुनते सुनते अब वो परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। क्या बताऊँ मैं मम्मी, जिसे देखो इस घर में बस पूजा पूजा करता रहता है। मैं इस घर में हूँ लेकिन नहीं, परेशान हो गई हूँ मम्मी मैं। अरे क्यों परेशान होती है बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है। ऐसा मंत्र जानती हूँ कि अच्छे अच्छे ठीक हो जाए। तो तेरी जिठानी क्या चीज़ है? तो मंत्र मारी दो मम्मी, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तो एक काम कर, अब से तेरी जिठानी कुछ भी करे ना तो तू बस उसकी तारीफ कर। नज़र से बड़ा कोई बाण नहीं होता बेटा। इतनी तारीफ कर उसकी कि उसे नज़र ही लग जाए। तेरी नज़र के बाण से ऐसे जल भुन जाएगी वो कि किसी काम की ही नहीं रहेगी। फिर देख कैसे हर जगह तू ही तू होगी। वाह मम्मी, यू आर ग्रेट, आई लव यू। कनिष्का कमरे से बाहर जाती है और अपनी जिठानी से कहती है, बाप रे भाभी, कितनी सुंदर साड़ी है ये, देखते ही बनती है। मान गए भाभी आपकी पसंद को। सही में आज पहली बार तूने मेरी साड़ी की तारीफ की है।
हाँ नहीं तो क्या भाभी। अब चलिए ना, किचन में मुझे देखना है कि आप कैसे खाना बनाती है। वो क्या गोल गोल मस्त रोटियां होती है ना आपकी, वही। कनिष्का एक भी मौका नहीं छोड़ती पूजा की तारीफ़ करने का, और 24 घंटे बस उसकी तारीफ़ करती रहती है। हाँ तो हो गई, 2 दिन हो गए पर भाभी को तो कोई नज़र लगी ही नहीं। एक बार और ट्राई करती हूँ। बाप रे बाप भाभी, आपके बाल कितने घने और बड़े हैं, और एक मैं हूँ जो गंजी होती जा रही हूँ, है ना प्रेम जी? बात तो सही है कनिष्का, अपने बालों को देखो और भाभी के बालों को, कितना फ़र्क है कि नहीं? बात तो तेरी सही है बेटा। शाम को सभी मार्केट जाने के लिए तैयार होते हैं। तो बताओ कनिष्का, कौन से रेस्टोरेंट चले आज? आज जहाँ तुम बोलोगी वहीं चलेंगे। भाभी आप बताओ ना कौन से रेस्टोरेंट जाए। आपकी ज़ुबान तो इतनी पारखी है कि किसी भी रेस्टोरेंट का बेस्ट खाना पता करना हो तो कोई आपसे पूछे। वो तो है ही, ऐसे ही नहीं इस घर के सभी लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के पहले मुझे कॉल करके पूछते हैं। पहली बार कनिष्का ने समझदारी की बात की है कि नहीं पापा? तो भाभी आप बताओ, कहाँ जाना है वहीं जाएंगे। बेचारी कनिष्का, उसकी तो नज़र पूजा को लगी नहीं रही थी, जिससे परेशान होकर अब वो सोच लेती है कि वो अपने ससुराल में नहीं रहेगी, और वो अपना सामान बांधकर घर से जाने को तैयार हो जाती है। देख पूजा, कितना भी समझा लो इसे, पर यह है कि आज तक इससे भूल चूक होती ही रहती है, मानो कल ही ब्याह कर आई हो। अरे पता नहीं है क्या तुझे कि हमारे घर की बहू है, मायके जाने से पहले सास से पूछती है, और सास के हाँ करने पर ही घर से निकलती है। कुछ तो ठीक से करती नहीं। अब ये सारे नियम कायदे भी भूल गई क्या तू? मैं तो वैसे भी किसी काम की नहीं हूँ ना सासू माँ, तो यहाँ रहकर भी करूँगी क्या? यहाँ आप लोग खुशी खुशी रहिए, मैं मायके कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए रहने जा रही हूँ। क्या? ये सब क्या मजाक है कनिष्का? पर तू क्यों जाएगी बहू? जाना तो उसे चाहिए जिसकी गलती है, और गलती है इन सभी की जिन्होंने तुझे तेरी गलती पर सिर्फ और सिर्फ ताने दिए। एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि तुझे सिखाया जाए। और सुषमा, तू, पूजा तो बच्ची है पर तू तो इसकी सास है। तूने कैसे अपनी दोनों बहू में इतना भेदभाव कर लिया? और प्रेम, तो इसे ब्याह कर इसीलिए लाया था क्या कि दिन भर 24 घंटे इसे ताने देता रहे? कितना सुनेगा कोई? जब देखो जिसे देखो कनिष्का पर ही बरसता रहता है, जबकि ये लड़की तो हमेशा कोशिश करती है काम सीखने की। बाकी घर की बहुएं तो कोशिश भी नहीं करती। अब महेश की बात सुनकर सभी को एहसास हो जाता है कि जाने अनजाने में वो लोग कनिष्का के साथ क्या कर रहे थे। उस दिन के बाद कभी भी कोई अपनी गलती दोहराता नहीं, और कनिष्का को अपनी नज़र लगाने वाले टोटके का कभी भी दोबारा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। लुधियाना की रीटा की जिंदगी बड़े ही मज़े से गुजर रही थी। आस पड़ोस से लेकर नाती रिश्तेदार सभी रीटा को बड़ा मानते थे। वो सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती। अरे बहन, ये लो कढ़ी बनाई थी मैंने, सोचा तुम बीमार हो तो तुम्हारे घर के लिए भी बना दी, खा लेना। सभी रीटा की तारीफ करते हैं। रीटा की ममेरी बहन कहती है, रीटा, तुम्हारा लड़का तो बहुत बड़ा हो गया है, उसकी शादी की नहीं सोची? सोच तो रही हूं, लेकिन ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा जो कमाता धमाता ही नहीं है। ये तो है, तू उसे समझाकर किसी काम पर क्यों नहीं लगाती? अरे क्या करूं बहन, समझाती तो बहुत हूं लेकिन समझता ही नहीं। किसी तरह कहीं काम पर लगा भी दो तो 2-4 दिनों में ही काम छोड़कर वापस आ जाता है, कहता है खुद का काम करना है। अगले दिन रीटा का बेटा मयंक कहता है, माँ, ये नेहा है, मैं इससे प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूँगा। अब लेकिन नेहा बेटा, ये तो काम ही नहीं करता, तुम खाओगी क्या? माँ जी, आप जो खाएंगी वही मैं भी खा लूंगी, लेकिन शादी तो मयंक से ही करूंगी। रीटा नेहा और मयंक की शादी करवा देती है। हे जी, देखिए तो, ये हमारा भाग्य है कि शहर की इतनी प्यारी पढ़ी लिखी लड़की हमारी बहू बनी। हाँ रीटा, सही बोल रही हो, वरना कौन बिना काम धाम के लड़के से शादी करता है। नेहा सारा दिन घर में रहती और सास को देख देख कर जलती कुड़ती रहती। अरे नेहा, तू तो बहुत लक्की है जो इतनी अच्छी सास मिली, माँ की तरह तेरा ख्याल रखती है।
नेहा बिना मन के हंसकर निकल जाती है। आए दिन नेहा को उसकी सास की तारीफ सुनने को मिलती। मयंक, तुम्हारी मम्मी बहुत चालाक है, सबको सम्मोहित करके रखी हुई है। कोई मुझसे पूछे कितनी झूठी औरत है तुम्हारी माँ। अच्छा, कैसी, क्या झूठ बोल रही थी? अरे जिसे देखो वो कहता है तुम किस्मत वाली हो कि अच्छी सास मिली। क्या तुम लोग किस्मत वाले नहीं हो जो मैं मिली तुम लोगों को? अरे लेकिन यार, तुम्हें तो कोई जानता नहीं ना। तुम्हें तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि तुम भी उतनी ही अच्छी हो जितनी की माँ है। उतनी? ना जी ना, मैं तो उनसे कहीं ज्यादा समझदार और गुणी हूँ। नेहा अपनी माँ को फोन कर सारी बात बताती है। अरे देख, तुझे सबके सामने अपनी सास को गलत साबित करना होगा। अगले दिन नेहा हाथ में टूथपेस्ट लगाकर घर के बाहर खड़ी होती है कि पड़ोसन उससे पूछती है, अरे नेहा बेटा, क्या हो गया? ताई, क्या बोलूं मैं? मेरी सास से मत कहना ताई जी, मेरी सास ने गुस्से से जला दिया। मैं नहीं मानती, रीटा तो बड़ी ही भली औरत है। मेरा पति कोई काम नहीं करता ना, सारा सारा दिन ताने देती रहती है, कहती है तुझे खाना तभी दूंगी जब घर का सारा काम करेगी। पड़ोसन को नेहा पर तरस आ जाता है। वो सब जगह नेहा की कही बात फैला देती है। एक पड़ोसन दूसरी से कहती है, रीटा तो बड़ी ही खराब औरत निकली। हाँ हाँ, देखो तो कैसे बहू पर जुल्म करती है। नेहा के घर रीटा की भाभी आती है। अरे मामी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा। कहाँ है रीटा? घर में नहीं है क्या? उसे तो मैंने कहा था कि मैं आ रही हूँ। अब क्या बताऊँ मामी जी, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन फिर भी मैं रुकी कि आपको घर आना है। मम्मी जी को तो कोई फिक्र ही नहीं है। तभी तो देखिए ना कि पता था आप आने वाली है, फिर भी चली गई घूमने। अरे ये तो बुरी बात है। अच्छा नेहा, मैं जा रही हूँ। रीटा आए तो बोल देना कि भाभी नाराज होकर चली गई हैं। रीटा वापस आती है तो उसे भाभी नहीं मिलती। अरे नेहा, तूने रोका नहीं मामी को? बोला नहीं कि मंदिर गई हूं मैं? अरे मम्मी जी, मैंने तो उन्हें बोला कि आप बस आ ही रही हैं, लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। मामी भी सभी रिश्तेदारों में रीटा की बुराई फैला देती है। अब जो रीटा सबकी लाडली हुआ करती थी, वो सबकी आंख में खटकने लगी। रीटा को समझ नहीं आता था कि जो पड़ोसी उसे हमेशा प्यार से बुलाते थे, वो उसके सामने आते ही दरवाज़ा क्यों बंद कर देते हैं। जो रिश्तेदार उसे इतना प्यार करते थे, वो उसे अब फ़ोन तक नहीं करते। एक दिन रीटा के पास उसकी भाभी का फ़ोन आता है। तू तो बड़ी हो गई रीटा। अरे ना भाभी ना, तुम तो माँ जैसी हो मेरे लिए। मायका तुमसे ही तो है, लेकिन तुम भी पता नहीं क्यों नाराज़ हो मुझसे। रीटा को उसकी भाभी सारी बात बताती है। रीटा उसे समझाती है कि कैसे वो नेहा बहू को बताकर वहां से गई थी। दोनों के बीच गिला शिकवा खत्म हो जाता है। रीटा समझ जाती है कि नेहा ने ही उसकी बुराई पड़ोसियों से भी की होगी। रीटा सबके घर जाकर बात करती है, जहां उसे पता चलता है कि नेहा ने ढेर सारी झूठी बातें कर रखी है। रीटा सोच लेती है कि वो नेहा को सबक सिखाकर ही रहेगी। नेहा, तेरे ससुर जी रिटायर हो रहे हैं, तो अब तू और मयंक कहीं और घर देख लो। अरे कैसी बातें कर रही हैं सासू माँ, ये तो कोई काम नहीं करते, हम कहाँ जाएंगे। तभी वो पड़ोसन आ जाती है। अरे नेहा, अच्छा ही तो है, तेरी ऐसी सास से छुटकारा मिल रहा है जो तुझे बात बात पर जला देती थी ना। घर जरा जल्दी खाली कर देना नेहा, मयंक से भी बोल देना। नेहा को समझ आ जाता है कि सास को सब पता चल गया है। वो उसकी पैर पकड़ लेती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। पुणे में रहने वाली शीना की ससुराल में सिर्फ 3 लोग थे। इस वजह से घर में ज्यादा काम नहीं होता था, तो वो दोपहर तक अपना सारा काम खत्म कर लेती थी। लेकिन उसके बाद वो बोर हो जाती।
इस वजह से उसने शिनचैन कार्टून देखना शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे उसके व्यवहार पर इतना इफेक्ट करता गया कि वो खुद भी शिनचैन जैसी ही बातें करने लगती है। एक रात डिनर करते हुए, अरे बहू, जरा अचार तो देना। ओहो ससुमा, आपसे इतना काम भी नहीं होता। इस तरह तो आप जल्दी जल्दी बुढ़िया हो जाओगी। अरे शीना, ये तुम कैसे बात कर रही हो? आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ये शीना का शिनचैन स्टाइल है। ऐसा बोलकर शीना वहां से चली जाती है। अगली सुबह शीना सबके उठने से पहले ही घर का काम खत्म करके कार्टून देखने बैठ जाती है। अरे वाह बहू, कमाल ही कर दिया, इतनी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। बस भी कीजिए, अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। ओफो, तुम और तुम्हारे शिनचैन का भूत, जाने कब नॉर्मल इंसान की तरह बात करोगी। मॉम, आप तो बस मुझसे जल्दी रहती हैं। आपको क्या पता मेरी लाइफ कितनी मुश्किल है। अच्छा छोड़िए, अब मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ, तो ये है तुम्हारी मुश्किल लाइफ। शीना शॉपिंग करने मार्केट पहुंच जाती है, जहां उसे जय के ऑफिस की एक लड़की मिलती है। हेलो, आप जय की वाइफ है ना? हेलो, मेरा नाम शीना है। मैं 26 साल की हूँ और मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर शिमला जा सकती हूँ। हाँ। शीना की बात सुनकर लड़की आगे कुछ बोले बिना वहां से चली जाती है। कमाल है, आजकल के बच्चों को इंटेलिजेंट लोगों से बात करना आता ही नहीं। शीना शॉपिंग करके घर वापस आती है, जहां सास और जय साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। मैं कितने मतलबी लोगों के बीच रह रही हूँ। एक छोटी प्यारी बच्ची के बारे में सोचे बिना सब आइसक्रीम खाने बैठ गए। अब इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आइसक्रीम फ्रिज में रखी है, खा लो। आइसक्रीम, मैं आ रही हूँ। इसी तरह दिन बीतते हैं। अभी तक तो घर में सारे लोग शीना की हरकतों से परेशान हो चुके होते हैं। एक शाम उनके घर पड़ोस के अंकल आते हैं, जिन्हें देखते ही शीना बोल पड़ती है। हेलो अंकल, आज आप यहाँ? ये कह रही है आप यहाँ बैठिए, हम अभी आते हैं। ऐसा बोलकर शीना की सास उसे लेकर रसोई में चली जाती है। अरे वो तुम्हारी पापा की उम्र के हैं, उनकी इंसल्ट तो मत करो। आपको तो बस अपनी ही खुशी दिखाई देती है। शीना के ऐसे बोलने पर सास हैरान रह जाती है और शीना बाहर आकर अंकल से कहती है। तो अंकल, आज आप क्या लेने आए हैं, या फिर बस सासू माँ को देखने का बहाना चाहिए? वैसे ये इतनी भी अच्छी नहीं है, पूरा समय मुझे डांटती रहती है और कभी कभी तो खाना भी नहीं देती। अंकल हैरानी से उसकी ओर देख रहे हैं। तभी उसकी सास वहां आती है। अरे शीना, इतना झूठ मत बोलो, मैंने कब तुम्हें खाना नहीं दिया? अरे ऐसा बोलोगी तो तुम्हें आज रात का खाना सच में नहीं मिलेगा। देखा, मैंने कहा था ना, बच्ची पर जुल्म करती है। आप मुझे अपने घर ले चलो अंकल। इस तरह दोनों सास बहू में तू मैं शुरू हो जाती है, जिसे देख अंकल तो डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वो दोनों चुप ही नहीं होती। रात को जय के घर वापस आने पर सास उसे शीना की सारी बात बताते हुए कहती है। अरे इसके सर से कार्टून का भूत तो उतारना ही पड़ेगा। मौका या वक्त कुछ देखती ही नहीं, बस बकवास शुरू कर देती है। बात तो आपकी सही है, पर क्या करेंगे? अरे कार्टून देखकर ऐसी बनी है तो इसकी कार्टून ही बंद कर दो। हाँ, कार्टून बंद करके कुछ समझदारी वाली चीजें दिखाते हैं। जियोग्राफी दिखाना शुरू कर दो ना, क्या पता कुछ अकल आ जाए। हाँ, नाइस आइडिया माँ। इस पर जय केबल टीवी पर ज्योग्राफी छोड़कर बाकी सारी चैनल बंद करवा देता है, पर शीना भी किसी से कम नहीं होती। ओहो पतिदेव, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। शीना मोबाइल पर YouTube ऑन करके उस पर शिनचैन देखने लगती है। शीना की इस स्मार्टनेस को देखकर जय तो बेचारा सर खुजलाता ही रह जाता है। हमने इसे जरूरत से ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब क्या करें माँ? अरे इंटरनेट बंद करवा दे बेटा। शीना को कार्टून की दुनिया से बाहर निकाल वापस इंसान बनाने के लिए अब जय इंटरनेट भी बंद करा देता है, जिससे शीना परेशान हो जाती है।
सब मेरी खुशी से जलते हैं, पर अब क्या करूं? शीना सोच में पड़ जाती है, लेकिन कोई आइडिया नहीं मिलता, जिस पर मजबूरी में वो ज्योग्राफी देखना शुरू कर देती है। लगता है अब कुछ ही दिनों में इसके सिर से शिनचैन का भूत उतर ही जाएगा। हाँ बेटा, उम्मीद तो यही है। दिन बीतते हैं और घर में सब शीना के बोलने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन शीना टीवी में ऐसी खो जाती है कि उससे पूछे सवालों का हाँ या ना के अलावा और कुछ जवाब ही नहीं देती। देखते ही देखते हफ्ता बीत जाता है, तो सब्र का बांध तोड़ते हुए जय टीवी बंद कर खुद ही शीना से बात करने बैठ जाता है। क्या बात है शीना, पहले तुम ज्योग्राफी देखने को तैयार नहीं थी, और जब देखने बैठी तो इसके आगे किसी चीज की कोई सूध ही नहीं, ना किसी से बात करनी, ना घर का कोई काम। अरे माँ कब तक अकेले सब कुछ संभालेंगी? अभी भी तुम्हारे सर से शिनचैन का भूत उतरा कि नहीं? जब मादा भालू नर भालू से बात नहीं करती तो वो उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बिल्कुल यही हरकत करते हैं। तुम नर भालू हो। शीना के ऐसा बोलते ही जय और उसकी मम्मी एक दूसरे की तरफ देख सर पकड़कर बैठ जाते हैं। औरत का असली घर कौन सा होता है? उसका मायका या ससुराल? चलिए इस कहानी में जानते हैं। मानसी को घर सजाने का बहुत शौक था। एक दिन मानसी अपने पिताजी से कहती है, पापा कल आते वक्त सड़क के किनारे लगे रंगीन गमले लेते आना, छत में छोटा सा गार्डन बनाऊंगी। अरे 2 महीने बाद तेरी शादी है, ससुराल जाकर ही सजाना, वही तेरा असली घर होगा। और फिर मानसी की शादी नारंग से हो जाती है। नारंग का घर होता तो है बहुत बड़ा, लेकिन पुराने तरीके का। फिर एक दिन, माँ जी देखिए मैंने ड्राइंग रूम सजाया है, ये नया बड़ा टीवी और सोफे कैसे लग रहे हैं माँ जी? अरे ये सब नहीं चलेगा, यहाँ मेहमान आते हैं तो आराम से खटिया में बैठेंगे, सोफे में कहाँ पीठ सीधी करेंगे, और रंगीन टीवी का रिवाज हमारे घर में अभी नहीं आया है, समझी? सास मानसी को लगभग फटकार से लगाकर वहां से चली जाती है। वो सास से माफी मांगकर कमरे को फिर से पुराने जैसा ही सजा देती है। एक दिन किचन में मानसी सब्जी बना रही होती है कि तभी उसका पति वहां जाता है। अरे ये क्या कहते हैं इस सब्जी को? परवल जी, हमारे मायके में तो खूब बनती है, आज मन था खाने का तो सबके लिए बना दिया। अरे खाने का मन हो तो अपने घर पर जाकर खाओ ना। अब मानसी समझ जाती है कि पिता ने उसका दिल रखने के लिए ये कहा होगा कि ससुराल ही उसका असली घर है, जबकि उसका असली घर तो उसका मायका ही है। मानसी अपना सामान पैक करके मायके जाती है, जहां वो अपना सामान अपने कमरे में रख ही रही होती है कि मानसी ये सामान यहाँ मत रखो, ये तुम्हारी भाभी का कमरा है। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए सामान मेरे कमरे में रख लो। कुछ दिन के लिए मतलब? अगर मुझे हमेशा रहना पड़ा तो माँ? अरे शुभ शुभ बोलो बेटी, हमेशा क्यों मायके में रहेगी? बेटी का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। मानसी को माँ की बात समझ में नहीं आती कि आखिर कौन सा घर उसका है। वो इसी उधेड़बुन में अपने कमरे में जाती है जो शादी से पहले उसका हुआ करता था। अलमारी खोलती है कि तभी पीछे से उसकी भाभी उसे टोक देती है। अरे दीदी, ये क्या, कुछ चाहिए था क्या? मुझे बोल देती। नहीं, मैं तो बस वैसे ही अपनी अलमारी में देख रही थी, लेकिन यहाँ तो मेरा कोई भी सामान नहीं है। दीदी, अब ये अलमारी मेरी है। आपकी शादी के बाद कमरा और अलमारी दोनों ही मेरे हैं। अगर आपको यहाँ आना है मेरे कमरे में या अलमारी से कुछ चाहिए तो आप मेरी इजाज़त ले लीजिएगा। मानसी को भाभी की बात बहुत बुरी लगती है। वो सीधे माँ के पास जाती है। माँ, वो तो मेरा कमरा था। हाँ बेटा था, लेकिन अब तो तेरी अलमारी तेरे ससुराल में है ना? हाँ, लेकिन वहां तो मैं अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर सकती। हर बात पर सास से पूछना पड़ता है, उनके कहे अनुसार ही घर पर रहना पड़ता है, और अब यहाँ भी तुमसे और माँ से पूछना पड़ता है, तो फिर मेरा घर कौन सा है माँ? तभी वहां मानसी की भाभी आ जाती है और वो बहुत ही समझदार महिला होती है। अरे ये तो बहुत सरल है मानसी, तुम ससुराल जाओ
और कुछ महीनों तक मेरे कहे अनुसार चलो। इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। भाभी उसके कान में कुछ बातें कहती हैं, जिसे सुनकर मानसी अपने ससुराल चली जाती है। अरे आज सुबह सुबह काम वाली के लिए दरवाजा किसने खोला? घर पूरा साफ, किचन भी पूरा साफ। माँ जी, आप रोज सुबह 5 बजे उठती हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए आज काम वाली बाई के लिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया। थोड़ी देर के बाद मानसी ससुर के पास नाश्ता और दवाई लेकर आती है। अरे मानसी बेटा तुम। हाँ पापा, आप समय पर नाश्ता करके दवाई ले ले। मानसी पति के लिए टिफिन पैक करती है और पति को देती है। अरे मानसी, आज तो मेरी अलमारी बहुत साफ है और आज खाना भी मेरी पसंद का। क्या बात है। धीरे धीरे मानसी ससुराल वालों में सबका ख्याल रखती है, सबका ध्यान रखती है। एक दिन, ये क्या है मानसी? अब माफ करिएगा मम्मी जी, आपके मना करने पर भी मैं एलईडी टीवी ले आई। काम करने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ ना, तो टीवी देखने का बहुत मन करता है। ब्लैक एंड वाइट टीवी में मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए अपने कमरे के लिए कलर टीवी मंगवाया था। अरे बेटा, तेरा घर है, अपने कमरे में क्यों? ड्राइंग रूम में ही टीवी लगवा दे, हम भी देखेंगे। मानसी सास की बात सुनकर खुश हो जाती है। अरे मानसी, याद है एक सब्जी खाने का तुम्हें बहुत मन था, तो वो सब्जी बनाओ ना, हम सब लोग भी वही खाएंगे। लेकिन वो तो यहाँ पर बनती नहीं है ना। अरे भाई, किचन तुम्हारा है, इस घर की तुम मालकिन हो, अब तो तुम जो खिलाओगी वही खाएंगे हम। मानसी की समझ में नहीं आता कि अचानक घर वालों के व्यवहार में इतना बदलाव कैसे। वो अपनी भाभी के पास मायके जाती है। भाभी, आपके कहे अनुसार मैंने सबका ख्याल रखा, घर की हर छोटी जरूरतों को मैंने खुद पूरा किया, और अब तो घर का हर सदस्य मुझे ही घर की मालकिन मानता है। लेकिन ये क्या फॉर्मूला थी भाभी? समझी नहीं मैं। देखो मानसी, घर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे परिवार का होता है। 4 दीवारी ईंट कंकड़ से बनने वाला घर अपना तभी होता है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ उन 4 दीवारी को घर बनाए, और ये तभी मुमकिन होगा जब आप खुद उस घर को अपना मान कर रहें जहां आप रहते हैं। मैं समझ गई भाभी, लड़ाई झगड़ा चालाकी से कोई भी घर अपना नहीं हो सकता, फिर चाहे वो औरत का ससुराल हो या फिर मायका। अरे अब कुछ मत पूछ विमला, लाख जतन करने के बाद भी महीने के आखिर तक हाथों में चमन्नी भी नहीं बच पाती। कभी अपने लिए कोई छोटी सी भी चीज लेनी हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। तू सही कहती है, आमदनी तो बढ़ती नहीं, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। राशन वाले का बिल, दूध वाले का उधार। अरे तुम औरतें बस इसी तरह जिंदगी भर रोती रहोगी। खुद के पैरों पे खड़े होने की सोचो, तब तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अरे तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तू ही बता दे हम क्या करें? हम औरतें चाहे तो कोई छोटा मोटा व्यापार कर सकती हैं, जैसे कि साड़ी बेचने का। सुधा की बातें सुन सब औरतें हंस पड़ती हैं। ना भाई ना, मेरे पति को ये सब पसंद नहीं है, वो तो मुझे मार डालेंगे। दूसरी औरतें भी विमला की बात से सहमति जताती है और साड़ी का व्यापार करने से मना कर देती हैं। अगले दिन सुधा अपनी सास से ये बात कहती है। बस अब यही काम रह गया था, सारा दिन यही सब सोचती रहती हो। अरे बड़ी आई साड़ी बेचने वाली। तभी वहां सुधा का पति विवेक आता है। अपनी माँ की बात काटते हुए कहता है, अरे माँ, सुधा ठीक ही तो कह रही है। अगर ये साड़ियों का व्यापार करना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? मुझे तो सुधा की बात पसंद आई। अरे मजाक है क्या व्यापार करना? अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती है। मैंने दुनिया देखी है। बेटा, तुम लोग ज्यादा हवा में मत उड़ो, और फिर साड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? तुम उसकी चिंता मत करो माँ, मैं देख लूंगा। अगले दिन विवेक अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर साड़ी के कारखाने से बहुत सारी साड़ियां खरीद लाता है। ये लो सुधा, तुम्हारा ऑनलाइन अकाउंट बन गया है। अब लोग घर बैठे तुमसे साड़ियां खरीद सकते हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इतना ही नहीं, मैंने इसमें सभी नई डिजाइन की साड़ियों की फोटो भी अपलोड कर दी है। अब बस तुम देखती जाओ। कुछ दिनों के बाद, नमस्ते, मुझे सुधा जी से मिलना है। ओहो, तू कौन है और मेरी बहू से तुझे क्या काम है? माँ जी, मैं सुधा जी से साड़ियाँ खरीदने आया हूँ। अरे बड़ा बेवकूफ है तू, इतना बड़ा मीना बाजार छोड़कर यहाँ साड़ी खरीदने आया है। तेरा ऊपर का कोई पेच ढीला है क्या? अरे माँ जी, आप नहीं जानती, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, समय और पैसे दोनों की बचत होती है। तभी वहां सुधा आ जाती है। सुधा बिरजू को साड़ियां दिखाती है। क्या बात है सुधा बहन जी, आपके पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियां हैं। एक काम करिए, ये वाली दे दीजिए और ये वाली भी। छोड़िए, एक काम करिए, ये सभी ही दे दीजिए। सुधा की सास हैरान रह जाती है। अरे, इतनी साड़ी का तू करेगा क्या? अरे माँ जी, मेरी बीवी पहनेगी। अरे कितनी बीवियां है तेरी? माँ जी, आप भी ना, बीवी तो एक ही है। पहले तो मैं 2-4 साड़ियाँ लेने आया था, लेकिन अब पूरी 20 साड़ियाँ ले जा रहा हूँ। ये लीजिए सुधा बहन जी, आपके पैसे। चलता हूँ। धीरे धीरे सुधा के द्वारा घर में खोली गई छोटी सी दुकान चल पड़ती है और देखते ही देखते सुधा के घर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। पैसों की आमदनी देख सुधा की सास की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जा बहू, अब तू थोड़ा आराम कर ले, इन लोगों को मैं साड़ियाँ दिखा देती हूँ। माँ जी, आप? अरे हाँ हाँ, अब जा भी। इस तरह सुधा की सास भी उसके कारोबार में हाथ बटाने लगती है। देखो सुधा, तुम्हारा व्यापार तो चल पड़ा। पिछले कुछ महीनों में इतनी कमाई हुई है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। सच? हाँ, और तुम्हें पता है माँ, दोस्त से लिया हुआ उधार भी चुकता करके अच्छे खासे पैसों की बचत भी हो गई है। सुधा की सास अपनी बहू और बेटी की कामयाबी पर बड़ा खुश होती है। बहू की तरक्की देख के मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तूने साबित कर दिया कि अगर पति का सपोर्ट मिले तो पत्नी कुछ भी कर सकती है। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा।